कल्पना कीजिए कि एक वैज्ञानिक 15 साल तक एक बंदर को कुछ भी उल्टा सीधा खाना खिलाकर उसे बीमार करने की कोशिश कर रहा है। 15 साल तक? हाँ, पूरे 15 साल। वो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो पूरी तरह से हार जाता है। क्योंकि बंदर बीमारी नहीं होता? बिल्कुल, बंदर बीमार ही नहीं होता। मतलब सोच के देखिए ना, दुनिया का कोई भी बंदर कभी हार्ट अटैक या डायबिटीज का शिकार क्यों नहीं होता, जबकि हम इंसान हर दिन इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये सच में बहुत हैरान करने वाला तथ्य है। और देखिए, ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि प्रकृति के अपने कुछ अटल नियम हैं, है ना? हाँ, सही बात है। जब कोई जीव उन नियमों के साथ चलता है तो बीमारियां उसके आसपास भी नहीं फटकती। ये बंदर वाला किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे विज्ञान की ओर इशारा करता है। और उसी गहरे विज्ञान को समझने के लिए आज के इस गहन चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री में गोता लगा रहे हैं। बिल्कुल। ये पूरा व्याख्यान मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय आयुर्वेद और विशेष रूप से महर्षि वाग्भट के सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि बहुत ही प्रामाणिक माने जाते हैं। हाँ, और इस पूरी सामग्री को पढ़ते हुए जो एक बात मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई, वो ये थी कि भारतीय नागरिकों को असल में चिकित्सा सुविधाओं की, मतलब बड़े बड़े अस्पतालों की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी चिकित्सा ज्ञान की है। यही तो इस पूरी चर्चा का मुख्य आधार है। मतलब आज की जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है और जो प्राचीन विज्ञान है, उनके बीच एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा है। हाँ, एकदम सही कहा। आज के समय में इंसानों ने अपने शरीर को एक डस्टबिन या कूड़ेदान की तरह समझना शुरू कर दिया है। जब मन किया, जो मन किया, बस पेट में डाल दिया। हाँ, बिना कुछ सोचे समझे। स्रोत इस भाग पर बहुत जोर देता है कि स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर किसी दवा की दुकान से खरीद लें। यह इस बात की गहरी समझ है कि हमारा शरीर प्रकृति और इस ब्रह्मांड के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। तो चलिए इसे समझते हैं। मतलब अगर स्वास्थ्य के लिए सही ज्ञान चाहिए तो सबसे बुनियादी सवाल ये उठता है कि हमारे शरीर का ये जो इंजन है, मेरा मतलब हमारा पाचन तंत्र, ये असल में काम कैसे करता है और इसका हमारे आसमान में चमकते सूरज से क्या रिश्ता है। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आई। अच्छा, क्या हम अपने शरीर को एक सोलर पैनल की तरह देख सकते हैं? मतलब जैसे एक सोलर पैनल सूरज की रोशनी से अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा खींचता है, क्या हमारा पेट भी कुछ वैसा ही काम करता है? देखिए, ये तुलना काफी हद तक इस सिद्धांत को समझने में मदद करती है। स्रोत में महर्षि वाग्भट के जिस सिद्धांत का उल्लेख है वह जठराग्नि पर केंद्रित है। जठराग्नि मतलब पेट की आग? बिल्कुल। जठर का अर्थ है पेट और अग्नि का अर्थ है आग। वाग्भट जी ने वर्षों के शोध के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि शरीर के भीतर भोजन पचाने वाली ये अग्नि सूर्योदय के समय सबसे ज्यादा प्रबल होती है। तो जैसे सोलर पैनल पर जब सुबह की सीधी धूप पड़ती है तो वो बैटरी को सबसे तेजी से चार्ज करता है, वैसे ही ये जठराग्नि हमारे शरीर की बैटरी को चार्ज करती है। ठीक ऐसा ही होता है। स्रोत के अनुसार जैसे जैसे सूरज चढ़ता है ये जठराग्नि बढ़ती है। अच्छा। सूर्योदय से लेकर लगभग 2.5 घंटे तक, यानी अगर सुबह 7 बजे सूरज निकला है तो 9:30 बजे तक ये अपने एकदम चरम पर होती है। सबसे तेज। हाँ, यही वो समय है जब शरीर भोजन को सबसे बेहतरीन तरीके से तोड़ सकता है और उसके एक एक कण को शरीर के लिए आवश्यक रस, रक्त, मज्जा और ऊर्जा में बदल सकता है। इस समय खाया गया भोजन शरीर को सबसे ज्यादा पोषण देता है। लेकिन रुकिए, ये बात तो हमारे आज के जो ब्रेकफास्ट कल्चर है ना, उससे बिल्कुल उल्टी है। कैसे भला? मतलब आजकल तो लोग सुबह बस एक टोस्ट खा लेते हैं या भागते दौड़ते थोड़ी सी कॉफी पी लेते हैं और सोचते हैं कि बहुत हेल्दी शुरुआत की है। स्रोत में यूरोप के खानपान और भारत की जलवायु के बीच जो तुलना है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, वहां से ये बात समझ आती है कि ये हल्का नाश्ता करने की आदत आखिर आई कहाँ से। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर जगह का विज्ञान वहाँ की जलवायु के हिसाब से काम करता है। जलवायु का असर तो होता ही है। स्रोत स्पष्ट करता है कि सुबह हल्का खाने या दिन भर थोड़ा थोड़ा खाने की जो आदत है वो मूल रूप से यूरोपीय जलवायु की देन है। यूरोप के कई देशों में तो महीनों तक सूरज ठीक से नहीं निकलता। तो मतलब क्योंकि वहाँ बाहर सूरज ही कमजोर है तो उनके शरीर के अंदर की जठराग्नि भी कमजोर रहेगी। एकदम सही पकड़े आप। इसीलिए उनके लिए भारी नाश्ता करना नुकसानदायक हो सकता है। वे भारी खाना पचा ही नहीं पाएंगे। अच्छा। लेकिन भारत की बात एकदम अलग है। भारत में लगभग हर दिन सूरज निकलता है। स्रोत के ही शब्दों में कहें तो यहाँ एवरी मॉर्निंग इज अ गुड मॉर्निंग।
बिल्कुल। इसलिए भारत जैसी जलवायु में जहां हर सुबह सूरज पूरी ऊर्जा के साथ मौजूद है, वहां दिन का पहला भोजन सबसे भारी और पोषक होना चाहिए। और यहाँ पर बात सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है। जब हम भारी नाश्ता कहते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में दलिया, ओट्स या उबले हुए अंडे आते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन स्रोत में जिस आजादी की बात की गई है वो सच में हैरान करने वाली है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि सुबह सुबह जो सबसे ज्यादा पसंद हो, चाहे वो रसगुल्ला हो, रबड़ी हो, जलेबी हो या फिर घी से तरबतर आलू गोभी का पराठा, हाँ, जो भी आपको पसंद हो, उसे पेट भरकर खाया जा सकता है। मतलब जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि मेरी तो लॉटरी लग गई। काफी लोगों को ऐसे ही लगता है। लेकिन फिर एक सवाल भी उठा, क्या सच में सुबह के समय इतना भारी और चिकनाई वाला खाना शरीर इतनी आसानी से पचा सकता है? देखिए, सुनने में ये आज की जो हमारी डाइट संस्कृति है और कैलोरी गिनने वाली आदतें हैं, उनके बिल्कुल विपरीत लगता है ना? हाँ, बहुत अजीब लगता है। लेकिन इसके पीछे स्रोत एक बहुत ही गहरे विज्ञान का तर्क देता है, जिसे ऑर्गन क्लॉक या शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। प्रकृति ने हमारे शरीर के हर अंग के काम करने का एक पीक टाइम तय किया है। तो अगर पेट का अपना एक खास समय है, तो क्या शरीर के बाकी अंगों का भी अपना कोई फिक्स टाइम टेबल है? बिल्कुल है। हर अंग एक खास समय पर अपनी अधिकतम क्षमता पर काम करता है। उदाहरण के लिए, हृदय के काम करने का सबसे सक्रिय समय रात 1:30 बजे से सुबह 4 बजे के बीच होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त से लगभग 2.5 घंटे पहले का समय माना जाता है। स्रोत दावा करता है कि यही कारण है कि 99% हार्ट अटैक इसी अर्ली मॉर्निंग के समय आते हैं। रुकिए, ये थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि जो हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो तो कहती है कि सुबह उठते समय ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने के कारण हार्ट अटैक आते हैं। ये स्रोत इस बात को कैसे समझाता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। स्रोत के तर्क के अनुसार, क्योंकि रात 1:30 से 4 बजे के बीच हृदय अपनी अधिकतम ऊर्जा के साथ काम कर रहा होता है, तो अगर हृदय की नलियों में कोई भी ब्लॉकेज है, अच्छा, तो वो ब्लॉकेज इसी समय सबसे ज्यादा तनाव पैदा करेगी। एकदम सही। हृदय अपनी पूरी ताकत लगा रहा है और रास्ते में रुकावट है, इसीलिए सिस्टम इसी समय फेल होता है। इसी तरह ऑर्गन क्लॉक के अनुसार पेट या जठराग्नि का पीक टाइम सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय पेट एक तरह से भट्ठी की तरह जल रहा होता है। बिल्कुल। आयुर्वेद कहता है कि जो भोजन सबसे ज्यादा प्रिय है और जो पचने में सबसे भारी है, उसे इसी समय खाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो आसानी से पच जाएगा। हाँ, क्योंकि उस वक्त पेट के एंजाइम्स और पाचक रस इतने गाढ़े और शक्तिशाली होते हैं कि वे रबड़ी या पराठे जैसी भारी चीजों को भी आसानी से तोड़कर ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये तो शरीर के मैकेनिज्म की बात हो गई। लेकिन सिर्फ मनपसंद खाना खाने की बात से एक और बहुत गहरा पहलू जुड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग खाते तो हैं, लेकिन बस मशीन की तरह पेट भरने के लिए। हाँ, टीवी या मोबाइल देखते हुए। बिल्कुल, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई लैपटॉप पर काम कर रहा है, पेट तो भर जाता है, लेकिन मन का क्या? क्या सिर्फ पेट भरने और मन की संतुष्टि के बीच कोई वैज्ञानिक कनेक्शन है? ये एक अहम सवाल पैदा करता है और इसका जवाब हमारे मस्तिष्क की एक खास ग्रंथि में छुपा है। स्रोत में पीनियल ग्लैंड का जिक्र किया गया है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। आधुनिक विज्ञान तो ये कहता है कि पीनियल ग्लैंड मुख्य रूप से मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है, जो हमारी नींद के चक्र को कंट्रोल करता है। हाँ, वो तो है। तो ये स्रोत इसे पाचन और भोजन की संतुष्टि से कैसे जोड़ रहा है? देखिए, यही इस प्राचीन ज्ञान की खूबी है। स्रोत का तर्क है कि शरीर की प्रणालियां अलग-अलग खानों में नहीं बटी हैं, वे सब आपस में गहराई से जुड़ी हैं। सब कनेक्टेड है। जब कोई इंसान अपना मनपसंद भोजन पूरे स्वाद और मानसिक संतुष्टि के साथ खाता है, तो मस्तिष्क को एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल मिलता है। इस संतुष्टि के भाव से पीनियल ग्लैंड सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। ओह, तो मतलब सिर्फ पेट नहीं, दिमाग भी खाना खा रहा है एक तरह से। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये ग्रंथि सिर्फ नींद ही नहीं, बल्कि शरीर में उन तमाम जरूरी हार्मोन्स और एंजाइम्स को स्रावित करने में मदद करती है, जो संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। तो मतलब भोजन से अगर शरीर का पेट भरता है, तो वो दिमाग को भी शांत करता है और उसे सही रसायन बनाने का निर्देश देता है। एकदम सही। और स्रोत यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। अगर भोजन से तृप्ति नहीं मिल रही है, मतलब अगर बस जबरदस्ती कोई बेस्वाद डाइट खाई जा रही है और मन संतुष्ट नहीं है, तो क्या होगा?
तो पीनियल ग्लैंड सिकुड़ने लगती है या अपना काम ठीक से नहीं करती। स्रोत के अनुसार यदि कोई लगातार 10-12 साल तक बिना मानसिक संतुष्टि के भोजन करता है तो वो कई गंभीर मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकता है। क्या सच में केवल मनपसंद खाना न खाने से मानसिक बीमारियां हो सकती हैं? स्रोत का तो यही दावा है। उसमें मानसिक क्लेश, डिप्रेशन यानी गहरे अवसाद और सीजोफ्रेनिया जैसी 27 तरह की बीमारियों का जिक्र है। बाप रे, 27 बीमारियां। हाँ, सीजोफ्रेनिया, जिसमें इंसान वास्तविकता से कट जाता है और उसे भ्रम होने लगते हैं। इन सब गंभीर स्थितियों को सीधे तौर पर भोजन से मिलने वाली असंतुष्टि से जोड़ा गया है। ये सच में आंखें खोलने वाला है। हम इंसान खुद को इस धरती का सबसे होशियार प्राणी मानते हैं। हमें लगता है कि हमने विज्ञान से सब कुछ हैक कर लिया है। सही बात है। लेकिन जब प्रकृति के बुनियादी नियमों की बात आती है तो हम शायद सबसे ज्यादा भटके हुए हैं। और इसी बात को साबित करने के लिए स्रोत में जानवरों का वो दिलचस्प उदाहरण दिया गया है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वो डॉक्टर शानबाग वाली रिसर्च? हाँ, कर्नाटक के उडुपी के एक प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग की 15 साल लंबी रिसर्च। कोई 15 साल तक एक बंदर को बीमार करने के पीछे क्यों पड़ा रहेगा? देखिए, डॉक्टर शानबाग की रिसर्च इस पूरे आयुर्वेद सिद्धांत का सबसे बड़ा व्यवहारिक प्रमाण है। उन्होंने कहीं पढ़ लिया था कि बंदर कभी बीमार नहीं पड़ते, तो एक वैज्ञानिक नजरिए से उन्होंने इसे परखने की ठानी। उन्होंने 15 साल तक एक बंदर को पाला और उसे हर वो जंक फूड, तला भुना खाना खिलाने की कोशिश की जिससे इंसानों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और नतीजा क्या निकला? वो पूरी तरह असफल रहे। बिल्कुल। उनका मकसद उस बंदर को बीमार करके उसका अध्ययन करना था, लेकिन वे उसे बीमार कर ही नहीं पाए। 15 साल की कोशिश और बंदर को कुछ नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? स्रोत में एक RH फैक्टर का जिक्र आया था कि बंदर का RH फैक्टर दुनिया में सबसे आदर्श माना जाता है। हाँ, ये RH फैक्टर यहाँ पर क्या है और ये बीमारियों को कैसे रोकता है? देखिए, सामान्य मेडिकल साइंस में RH फैक्टर ब्लड ग्रुप से जुड़ा होता है, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन स्रोत में जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है वह बंदर की आदर्श शारीरिक स्थिति की ओर इशारा करता है। मतलब उसका खून एकदम संतुलित होता है? बिल्कुल। इसका मतलब है कि बंदर के शरीर की आंतरिक केमिस्ट्री इतनी सटीक और मजबूत होती है कि कोई भी बाहरी बीमारी, खराब कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज वहां टिक ही नहीं पाती। और बंदर का शरीर इतना आदर्श और संतुलित कैसे बन गया? इसके पीछे का रहस्य बंदर की दिनचर्या में छिपा है। इस धरती के तमाम जीव जंतु, चाहे वो आसमान में उड़ने वाली चिड़िया हो, जमीन पर रेंगने वाला सांप हो या कोई छोटी सी चींटी हो, हाँ, या पेड़ पर उछलने वाला बंदर, सब के सब सूर्योदय के नियम का कड़ाई से पालन करते हैं। सूरज उगते ही वे सबसे पहले भरपेट खाना खाते हैं। और पानी? भोजन करने के लगभग 4 घंटे बाद ही वे पानी पीते हैं। इस प्राकृतिक नियम को मानने की वजह से किसी भी बंदर को कभी हार्ट अटैक या डायबिटीज नहीं होता। ये बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि शरीर रचना के मामले में इंसानों और बंदरों में केवल एक पूंछ का ही तो अंतर है। बिल्कुल। हमारा हृदय, लिवर, किडनी सब बंदर के अंगों की तरह ही काम करते हैं। तो अगर हमारे अंग बंदर जैसे ही हैं, तो क्या इंसानों पर भी ये बंदर वाला रूटीन काम करता है? क्या हम भी सुबह भरपेट खाकर बीमारियों से बच सकते हैं? डॉक्टर शानभाग ने अपनी रिसर्च में यही पाया। स्रोत बताता है कि जब उन्होंने अपने कुछ इंसानी मरीजों को बंदर की तरह खाना शुरू करवाया, मतलब सुबह सुबह 9:30 बजे से पहले भरपेट भारी भोजन करना, हाँ, तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। जिन मरीजों को डायबिटीज थी, उनका शुगर लेवल कम होने लगा। जिनके घुटनों और कमर में दर्द रहता था, वो गायब हो गया। अरे वाह! सालों पुरानी गैस की समस्या खत्म हो गई और जिन्हें नींद नहीं आती थी, उनकी ये बीमारी भी ठीक हो गई। तो इन सब का क्या मतलब है? मतलब दिन भर की डाइट का संतुलन कैसे बनेगा? सुबह तो हमने मनपसंद और भारी भोजन कर लिया, लेकिन दिन के बाकी हिस्से का क्या? स्रोत में एक घटते क्रम वाली डाइट, जिसे हम टेपरिंग डाइट कह सकते हैं, उसका जिक्र है। हाँ, महर्षि वाग्भट का नियम कहता है कि भोजन सूरज की गति के साथ कम होना चाहिए। जैसे अगर सुबह 6 रोटी खाई है तो दोपहर को जठराग्नि थोड़ी कम होती है, इसलिए 4 रोटी खानी चाहिए। और शाम होते होते यह अग्नि और मंद पड़ जाती है, इसलिए शाम को सिर्फ 2 रोटी का ही सुझाव दिया गया है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल अड़चन आती है। हम आज के आधुनिक समय में जी रहे हैं। बिल्कुल। जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं या जिनकी अपनी कोई दुकान है, वे ये सब कैसे मैनेज करें? विशेषकर शाम का खाना जल्दी खाने वाली बात।
क्योंकि ज्यादातर घरों में तो रात के 9 या 10 बजे डिनर होता है। देखिए, ये आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन वाघभट जी का सूर्यास्त का नियम बहुत ही स्पष्ट है। स्रोत बताता है कि जठराग्नि सुबह की तरह ही शाम को भी सूर्यास्त के समय? हाँ, सूर्यास्त के समय कुछ देर के लिए बहुत तीव्र होती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है ये अग्नि पूरी तरह मंद पड़ जाती है। मैंने देखा है कि जैन दर्शन में सूर्यास्त के बाद भोजन न करने को अहिंसा से जोड़ा गया है। बिल्कुल, जैन दर्शन में वो अहिंसा है, लेकिन आयुर्वेद इसे सीधे तौर पर व्यक्ति के स्वास्थ्य से जोड़ता है। प्रकृति का कोई भी जानवर सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाता। तो नियम क्या कहता है? नियम यह है कि सूर्यास्त से लगभग 40 मिनट पहले शाम का खाना पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर सर्दियों में सूरज शाम 6 बजे ढल रहा है तो 5:20 तक डिनर हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत मुश्किल लगता है। अगर कोई व्यक्ति शाम 6 बजे अपनी दुकान पर ग्राहकों के साथ व्यस्त है तो वो क्या करे? श्रोता इस पर बहुत ही सीधा और बेबाक सुझाव देता है। उसमें कहा गया है कि ये सारी दुनियादारी और पैसे कमाने की भागदौड़ इसी पेट के लिए ही तो है। वो तो है। अगर कोई शाम 6 बजे दुकान पर है तो अपना टिफिन घर से वहीं मंगा लेना चाहिए और समय पर खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर पेट ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो कमाए हुए उन पैसों का क्या होगा? सही बात है। वे पैसे अंत में किसी अस्पताल या डॉक्टरों के पास ही जाने हैं। ये बात तो बहुत ही खरी और कड़वी सच्चाई है। लेकिन एक सवाल और उठता है, अगर शाम को 5:30 बजे खाना खा लिया और रात को 10 या 11 बजे फिर से तेज भूख लग गई, तब क्या किया जाए? तो क्या भूखे पेट सोएं? नहीं। हाँ, क्या भूखे पेट सोना पड़ेगा? आयुर्वेद भूखे पेट सोने की सलाह नहीं देता। स्रोत के अनुसार रात के समय के लिए केवल एक ही चीज की अनुमति है और वो है दूध। सिर्फ दूध? हाँ, इसके पीछे भी विज्ञान है। हमारे पेट में रात के समय कुछ ऐसे विशेष एंजाइम और रस पैदा होते हैं जो मुख्य रूप से सिर्फ दूध को पचाने का काम करते हैं। इसलिए रात में अगर भूख लगे तो एक गिलास गर्म दूध पिया जा सकता है। कमाल है, हर चीज के पीछे एक स्पष्ट मैकेनिज्म काम कर रहा है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटें तो ये स्रोत सामग्री एक तरह का 3 महीने का चैलेंज देती है। हाँ, 3 महीने का। इसमें दावा किया गया है कि जो भी व्यक्ति पूरी ईमानदारी से इस दिनचर्या का पालन करेगा, मतलब सुबह 9:30 से पहले भरपेट मनपसंद भोजन और सूर्यास्त से 40 मिनट पहले शाम का भोजन, वो सिर्फ 3 महीने के भीतर अपने शरीर में जादुई बदलाव देखेगा। बिल्कुल। स्रोत बहुत विश्वास के साथ कहता है कि ऐसा करने से शुगर का स्तर, अस्थमा की परेशानी, ट्राइग्लिसराइड्स और जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं LDL और VLDL, वो सब घटने लगेंगे। हाँ, वे सब तेजी से घटने लगेंगे और शरीर के लिए जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है यानी HDL, वो अपने आप बढ़ने लगेगा। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि ये शरीर की उस मूल प्रकृति की ओर लौटने का एक रास्ता है जिसे हम आज की भागदौड़ में कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। सही बात है। ये हमारे शरीर के विज्ञान और इस ब्रह्मांड के विज्ञान यानी सूरज की गति के बीच वापस से तालमेल बिठाने की बात है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के अंत तक पहुंच गए हैं। जी, लेकिन जाने से पहले यहाँ सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना जरूरी है जो शायद सोचने के नजरिए को थोड़ा और झकझोर दे। अभी तक हमने ये समझा कि हमारा पाचन और पूरा शरीर पूरी तरह सूरज की रोशनी और उसकी गति पर निर्भर है। सूरज है तो पाचन है। बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा है तो सोचने वाली बात ये है कि आज की हमारी पूरी आधुनिक जीवन शैली, जो इन कृत्रिम रोशनियों मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स और काम के अंतिम घंटों के इर्द गिर्द बुनी गई है, उसका क्या? उन देशों के लोगों के शरीर का क्या होता होगा जहां 6-6 महीने तक सूरज ही नहीं निकलता? ये एक बहुत गहरा सवाल है। नॉर्वे या आइसलैंड जैसे देशों में लोग अपने भोजन और जैविक घड़ी का संतुलन कैसे बनाते होंगे? हाँ। या फिर अंतरिक्ष में रहने वाले उन एस्ट्रोनॉट्स का शरीर कैसे काम करता होगा जो हर दिन अंतरिक्ष यान से कई बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखते हैं? वहां तो जैविक घड़ी पूरी तरह से भ्रमित हो जाती होगी। हाँ, क्या वे कभी पूरी तरह से स्वस्थ रह पाते हैं? ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारी सो कॉल्ड तरक्की और दुनियादारी ही हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? कि हम अपनी सुविधा के लिए प्रकृति की घड़ी को चुनौती देकर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे जीता ही नहीं जा सकता? अगली बार जब रात के अंधेरे में फ्रिज खोलकर कुछ खाने का मन करे तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्या हम प्रकृति से लड़ रहे हैं या खुद से?